हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज से मैं आपका फिज़िक्स पार्ट 2 क्लास 11 स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि चैप्टर 8 से स्टार्ट होता है। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। आज से 11th क्लास का चैप्टर 1 यानी कि आपकी बुक में ये चैप्टर 8 लिखा है, चैप्टर 8 पार्ट 2 शुरू करने जा रहा हूँ। ओके, सो चैप्टर का नाम है दैट इज़, ये जो चैप्टर 8 समझना है इसे 8, ये इसका मतलब है पार्ट 2 स्टार्ट हो गया फिजिक्स का 11th क्लास का, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। तो इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट पे हम आते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट का मतलब है कि हम यहाँ पर क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो सॉलिड की होती हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर जो इसकी होती हैं सॉलिड्स की, वो पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि हियर वी स्टडी इलास्टिक बिहेवियर एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। इलास्टिक बिहेवियर यानी कि जो जिस पे फोर्स लगाएं और फिर वो अपनी पोजीशन पर आ जाए, इलास्टिसिटी, इलास्टिक। तो इलास्टिक बिहेवियर एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके एक दो बेसिक आइडिया हैं वो मैं दे रहा हूँ, जो कि आपके इस चैप्टर में काम आएंगे। ठीक है, मटेरियल जैसे कि एग्जाम्पल क्या क्या है, मिट्टी ले लो, गीली मिट्टी, या आप आटा ले लीजिए, या आपने सैंड देखा होगा, यू मैट हैव सीन सैंड, मतलब धूल। उसमें अगर कोई आप ताकत लगाएं, फोर्स लगाएं, तो वो अगर उसमें फोर्स लगाएंगे तो वो ऐसा ही रह जाएगा। यानी कि मिट्टी में आप पैर घुसा दीजिए, गीली मिट्टी में, और पैर निकालिए तो जो शेप रहेगी वही रह जाएगी। ठीक है, तो मटेरियल्स फॉर एग्जांपल मड हो, या गीला आटा हो, या सूखा आटा हो, या आपका रेत हो, तो वो अगर कोई फोर्स लगाया जाए, एक्सटर्नल फोर्स, तो वो उसी कंडीशन में ही रहेगा जब तक कि और कोई बाह्य फोर्स नहीं लगाया जाए, यानी कि वो डिफॉर्म हो जाएगा। सो इट मीन्स मटेरियल्स that do not regain their previous shape and get permanently deformed are called plastic। ऐसे मटेरियल जिन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए और वो फोर्स हटाने के बाद अगर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन, प्रीवियस पोजीशन, शेप एंड साइज में नहीं आए, तो ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं प्लास्टिक। और ऐसे मटेरियल में जिसमें ये प्लास्टिक वाले गुण होते हैं, उसको बोलते हैं हम प्लास्टिसिटी। यानी कि दिस प्रॉपर्टी विच इज़ हैविंग द मटेरियल विच आर हैविंग प्लास्टिक बिहेवियर, दैट दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज प्लास्टिसिटी। मेरा ख्याल है लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब दूसरी ओर मटेरियल्स दैट रीगेन देयर प्रीवियस शेप एंड साइज when force is removed are called elastic, and this property is called elasticity। यानी कि वो मटेरियल जिन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए वो डिफॉर्म हो गए हैं, और वो मटेरियल अगर फोर्स को, एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर लें तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, यानी कि शेप एंड साइज रीगेन कर लेते हैं। ऐसे मटेरियल्स को हम इलास्टिक मटेरियल बोलते हैं। एंड दिस प्रॉपर्टी, यानी कि इलास्टिक जो प्रॉपर्टी होती है, दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज इलास्टिसिटी। ये मैंने दो चीज़ बताई हैं आपको, प्लास्टिक क्या होता है और इलास्टिक क्या होता है, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए और हमें आगे बढ़ने में मदद मिले। ठीक है, तो ये तो था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। अब आते हैं 8.2, दैट इज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, फॉर इलास्टिक बॉडीज, अब हमारा ध्यान रहेगा इलास्टिक बॉडीज पर। फॉर इलास्टिक बॉडीज व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड टू ए बॉडी इट इज डिफॉर्म्ड एंड सेम टाइम ए रीस्टोरिंग फोर्स is developed in the body to reshape. This restoring force is equal and opposite to the applied force।
दी दिस रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। अब मैं आपको इसे एक्सप्लेन किए देता हूँ कि अगर जो है ये पेन है, ये यहाँ पर किसी से मैंने बांध रखा है, इस पे मैं वज़न लटका दूँ तो ये नीचे की ओर जाएगा, नीचे की ओर खींचेगा, तो ऑफ कोर्स ये सॉलिड है, लेकिन इसमें फिर भी साइंटिफिकली अगर कोई सॉलिड हम लटकाते हैं तो ये फोर्स एक तरीके से ये mg फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, तो इसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन ज़रूर आएगा जो कि हमें ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। या आप एक स्प्रिंग ले लीजिए, अगर आपने स्प्रिंग ली, यहाँ पर बांध दी है, एक फोर्स लटकाएंगे तो वो नीचे की ओर खींचेगी और फिर ये जैसे ही फोर्स को छोड़ेंगे तो ये अपनी पोजीशन में आ जाएगी, ठीक है। और इसके आगे क्या होगा अगर फोर्स बढ़ाते जाएं वो हम आगे देखेंगे। तो ये बोलता है कि जो इलास्टिक बॉडीज़ जो होती हैं उस पर अगर कोई फोर्स लगाया जाए, एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है, तो वो उसकी कंडीशन में डिफॉर्म हो जाती है, यानी कि उसका शेप एंड साइज़ बदल जाता है। जैसे कि स्प्रिंग में यहाँ पे वज़न बांधने, ये नीचे लटका तो इसकी लंबाई कुछ बढ़ जाती है, ठीक है। और जैसे ही हम यहाँ पे फोर्स लगाते हैं, ये नीचे की ओर बढ़ रहा है, तो अगर ये यहाँ पे बंधा है तो ये स्प्रिंग यहाँ पे बंधे होने की वजह से जो नीचे की ओर जो फोर्स लग रहा है उतना ही बल, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऊपर की ओर भी लगेगा, जिसे हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। और जो रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट होता है जो हम फोर्स अप्लाई कर रखा है। तो जो रीस्टोरिंग फोर्स है, यानी कि फोर्स जब हम एक्सटर्नल फोर्स को हटा लेंगे, या mg वजन अगर हमने बांध रखा है वो हटा लेंगे, तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगा। तो दिस रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। आ गया समझ में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इफ ए फोर्स इज अप्लाइड नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन, ए मान लो फोर्स यहाँ पर लगा था, ए या तो ऊपर की ओर ले जाएं तो कंप्रेस होगी स्प्रिंग, नीचे की ओर लाएं तो ये एक्सपेंड होगी। दोनों ही केसेस में लेंथ जो चेंज होगी। और ये इसका क्रॉस सेक्शन मान लो, ये वाला क्रॉस सेक्शन है, ये ऐसे फोर्स ऊपर की ओर लगाओ या नीचे की ओर लगाओ तो या तो ये कंप्रेस होगी या ये बढ़ जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी। तो इफ ए फोर्स एफ इज अप्लाइड नॉर्मल टू दी क्रॉस सेक्शन, में नॉर्मल टू दी क्रॉस सेक्शन ऐसे फोर्स लगाया है या नीचे की ओर लगाया है, तो ये एरिया है, ए मान लिया, ये ए है, फोर्स मान लिया एफ है। इफ ए फोर्स एफ इज अप्लाइड नॉर्मल टू दी क्रॉस सेक्शन एंड ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देन मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस, मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस वो किसके बराबर होगा, फोर्स अपॉन एरिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये यूनिट्स वगैरह आप खुद देखते रहना, क्योंकि मैं कहीं कहीं लिखता नहीं हूँ, हालांकि लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये स्ट्रेस ये हो गया। अब मैं इसी स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन आता है, उसे भी हम देखेंगे आगे कि ये है क्या, ठीक है। अब ए सॉलिड कैन चेंज इट्स डायमेंशन इन 3 वेज। कोई भी सॉलिड होता है वो अपनी डायमेंशन यानी कि शेप एंड साइज 3 वेज, 3 तरीके से बदल सकता है। 3 वेज चेंज इन शेप एंड साइज, दैट इज डायमेंशन। क्या क्या है वो, नंबर 1 लिए लेते हैं, उसे बोलेंगे हम टेंसाइल स्ट्रेस। इसके लिए एक ये सर्कुलर कोई बॉडी है, आसानी से समझने के लिए इसे स्प्रिंग मान लेना, ठीक है। इस पर अब एक फोर्स लगाते हैं हम, ये फोर्स मान लो यहाँ पर ये बंधा हुआ है, थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए कि ये यहाँ पर बंधा हुआ है, ये बंधा हुआ है, बल्कि ये बंधा हुआ था, और इस पर हमने फोर्स लगाया, मान लो नीचे की ओर फोर्स लगाया, तो इस फोर्स की वजह से इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स ऊपर की ओर लगेगा इस पर,
जो कि जो ये बंधा हुआ है इसकी वजह से। ठीक है, तो अगर इसकी लेंथ एल है तो यहाँ तक तो हो गई एल लेंथ, और ये मान लो डेल्टा एल लेंथ बढ़ गई इसकी ड्यू टू दिस फोर्स, या थोड़ी देर के लिए मान लो कि वजन बांध दिया है। ठीक है, तो सॉलिड्स में भी अगर स्प्रिंग को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, अगर ये सॉलिड चीज़ भी है किसी, अगर इस पर हम फोर्स लगाएं वो हमें ऑब्जर्व नहीं होता है। इस कंडीशन में भी इसकी थोड़ी बहुत माइक्रो नैनो मिली सेंटीमीटर कुछ ना कुछ लेंथ पे फर्क ज़रूर पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया। इस टाइप के फोर्स को जब हम क्रॉस सेक्शन पर लगाते हैं किसी सिलेंडर पर, तो उस केस में हम बोलते हैं इसे टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, अच्छा इसी में नंबर टू, अगर हम पे ऐसे ही सॉलिड है और हम फोर्स पे, अभी तो फोर्स क्रॉस सेक्शन में नॉर्मल लगाया है, अगर इसको मैं फोर्स को, ये मान लो एक जगह बंधा हुआ है, ये बंधा हुआ है, इस पर मैं फोर्स ऐसे लगाऊं, इधर लगाऊं, ये ऐसे, तो ये इधर की ओर झुकेगा और ये इक्वल एंड अपोजिट इधर की ओर जोर लगाएगा, लेकिन ये कहीं पे जाएगा नहीं क्योंकि ये मैंने यहाँ पे बांध रखा है। तो बांध रखा है इसका मतलब ये थोड़ा सा ज़रूर झुकेगा, ये ज़रूर झुकेगा। मान लो ये इस तरीके से झुक गया, तो यहाँ से और यहाँ तक कुछ डिस्टेंस इसने कवर किया है, इसे हम बोल देते हैं डेल्टा एक्स। इस दूरी से यहाँ तक जो मान लो एंगल है थीटा। ठीक है, फोर्स लगाया आपका इधर, यहाँ पे हमने बांध रखा था, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक इधर भी लगेगा। ठीक, तो इस टाइप को हम बोलते हैं कंप्रेसिव और शीयरिंग स्ट्रेस। इस टाइप को हम बोलेंगे शीयरिंग स्ट्रेस। ठीक है, अब जो है यहाँ पर आते हैं आपके केस 1 and 2। 1 and 2 क्या है, कैन बी टर्म्ड एज, ये दोनों ही दीज कैन बी नोन एज लॉन्गिट्यूडिनल 1 and 2। 1 and 2 केस कैन बी termed as longitudinal stress। ठीक है, ये दोनों इस नाम से भी बुलाया जा सकता है, लेकिन जब हम इंडिविजुअली देखेंगे तो इसे टेंसाइल स्ट्रेस बोलेंगे और इसको बोलेंगे हम कंप्रेसिव स्ट्रेस और शीयरिंग स्ट्रेस। ठीक, तो बोथ ये दोनों केस में, इसमें भी और इसमें, बोथ केसेस चेंज इन लेंथ, इसमें भी लेंथ चेंज होता है, इसमें एक सीध में होता है और इसमें साइड में, मतलब ये इधर जा रही है, तो इसमें भी चेंज इन लेंथ आ रहा है, लेकिन ये एक्चुअल इधर नहीं है ये, बल्कि ये जो राइट हैंड साइड में जो घूमा है वो लेंथ ये बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक ये हटा है, तो ये डेल्टा एक्स है फोर्स लगाने के बाद। ठीक, तो इस केस में हम जो है, इस केस में जो आपका लॉन्गिट्यूडिनल जो स्ट्रेन है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, उसको हम डिफाइन करेंगे इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल, यानी कि ये लेंथ अपॉन फुल लेंथ। ठीक है, इसको हम बोल देंगे डेल्टा एल अपॉन एल, यानी कि ये हमारा जो टेंसाइल स्ट्रेस है या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है वो डेल्टा अपॉन एल अपॉन एल आ गया। दूसरे केस में क्या है, इसमें टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस कॉजेज रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। जो टू इक्वल, ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, इनकी वजह से रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आता है, यहाँ से यहाँ पहुँच गया ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन अपोजिट साइड्स, एक ये साइड होगी एक ये साइड, बिटवीन अपोजिट साइड्स ऑफ सिलेंडर। द रीस्टोरिंग फोर्स, तो जब हम फोर्स लगाते हैं तो एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है दूसरी ओर की ओर। ये जो बंधा हुआ है
इसकी वजह से ये एक रीस्टोरिंग फोर्स लगाता है, रीस्टोरिंग फोर्स ऑन द ये सिलेंडर लगाता है, जिससे कि ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए। द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डेवलप्ड ड्यू टू अप्लाइड टेंसाइल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स ये है, इधर हम फोर्स लगाएंगे तो इसको बोल देंगे टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है। सो द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया डेवलप्ड ड्यू टू अप्लाइड टेंसाइल फोर्स, यहाँ पर हम फोर्स को बोल रहे हैं टेंसाइल फोर्स, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में ऐसे लगा रहे हैं, ना कि हम ऐसे लगा रहे थे या ऐसे लगा रहे हैं। ये फोर्स ऐसे भी लगा सकते हैं और इधर भी लगा सकते थे, ठीक। द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया डेवलप्ड ड्यू टू अप्लाइड टेंसाइल फोर्स इज कॉल्ड टेंजेंशियल फोर्स इज कॉल्ड टेंजेंशियल, और ये कहा जाता है टेंजेंशियल और शीयरिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो ड्यू टू दिस, मतलब इस फोर्स की वजह से, टेंजेंशियल फोर्स की वजह से जो हमारा ये जो फोर्स लगाया, ड्यू टू दिस देयर इज ए रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या है? डेल्टा एक्स का अंतर आ गया। देयर इज ए रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स बिटवीन अपोजिट फेसेस ऑफ द सिलेंडर, एंड स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू टेंजेंशियल और शियरिंग स्ट्रेस is called shearing strain, ठीक है। अब ये डिफाइन कैसे होगा? द रेशो ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट of forces delta x to length of cylinder L। अगर इसकी लेंथ L है तो लेंथ पे तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं है, ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो ये जो शियरिंग स्ट्रेन विल बी इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन L, और ये किसके बराबर होगा? दिस विल बी इक्वल टू योर टेन थीटा। ये टेन थीटा कहाँ से आ गया? अब इस पर आइए, ये एंगल थीटा है, तो ये एक ट्राइंगल बन गया, ये और ये, तो ये अपॉन ये, यानी कि ये एल विल बी इक्वल टू योर टेन थीटा, और इसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको हम बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और अगर ये एंगल बहुत ज़्यादा छोटा है, फॉर स्मॉल थीटा, अगर ये बहुत ज़्यादा है तो उस केस में टेन थीटा ऑलमोस्ट विल बी इक्वल टू थीटा, और इसीलिए स्ट्रेन जो है, ये शियरिंग स्ट्रेन विल बी इक्वल टू थीटा, ठीक है। ये हो गए दो केस। अब हम लेते हैं तीसरा केस। तो इसके साथ ही मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे जो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों को अवश्य शेयर कीजिए, और जिससे कि आपको जो है मेरे लेक्चर जैसे ही मैं इन्हें प्रिपेयर करूं आपके को मिल जाए, ठीक है। और कोई आपका सजेशन हो, दैट ऑल्सो यू कैन गिव इट टू मी, सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई मैथडोलॉजी। केस नंबर 3 है, वो कहता है कोई बॉडी है, कोई भी बॉडी है, अगर इसे चारों ओर से हम फोर्स लगा दें, चारों ओर से, तो इस पर फोर्स तो लग रहा है, ये थोड़ा बहुत अंदर भी जा रहा है, और जैसे ही इस फोर्स को हटाएंगे तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो इसमें इस केस में क्या है, व्हेन ए बॉडी
इज़ इन अंडर फ्लड, जैसे कि मोटरसाइकिल वगैरह और इन सब में इंजन के अंदर होता है, जिसमें आप इंजन ऑयल जो डालते हैं तो उसमें एक हाइड्रोलिक प्रेशर होता है तेल का, जो चारों ओर से लगता रहता है, चारों ओर से लगता रहता है। तो यानी कि इसमें हम मटेरियल को थोड़ी देर के लिए ऑयल मान लो तो फ्लड के अंदर जब डुबाते हैं उस केस को हम देख रहे हैं। व्हेन ए बॉडी इज़ इन फ्लड अंडर हाई प्रेशर इज़ कॉल्ड हाइड्रोलिक कंप्रेशन। इस टाइप के बॉडी में जब ये तेल के अंदर या फ्लड के अंदर होता है, जब प्रेशर हाई हो तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रोलिक प्रेशर, हाइड्रोलिक कंप्रेशन। ये AU है, AU हाइड्रोलिक कंप्रेशन। तो व्हेन ए बॉडी इज इमर्ज्ड इन फ्लड अंडर हाई प्रेशर इज कॉल्ड हाइड्रोलिक कंप्रेशन। सो दिस ऑल साइड्स प्रेशर, इसमें चारों ओर से प्रेशर लगता है, एंड ऑल्सो प्रिवेंट्स डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी। जब इस पर चारों ओर से प्रेशर लगेगा तो ये डिफॉर्मेशन एक ही दिशा में नहीं होगा, बल्कि चारों ओर से इक्वल जो है इस पर डिफॉर्मेशन लगता है। यानी प्रेशर अगर चारों ओर से देते हैं तो ये अंदर की ओर नेचुरली जाएगा, और जब इसे रिलीज़ कर देंगे तो ये पूरा ऐसे ही खुल जाएगा। तो ये बोलता है कि ये जो बॉडी की जो डिफॉर्मेशन है एक ही डायरेक्शन में नहीं होती, और जब इस हाइड्रोलिक प्रेशर की वजह से बॉडी डेवलप्स इंटरनल फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लड। यानी कि ये जब ये इस पर चारों ओर से फ्लड जो हाई प्रेशर की वजह से चारों ओर से इस पर जब प्रेशर लगता है तो इसकी वजह से एक जो इक्वल एंड अपोजिट उसमें फोर्स उत्पन्न होता है, रीस्टोरिंग फोर्स, जो कि जब इसे रिमूव कर देंगे हाई प्रेशर को तो ये बॉडी इसको अपनी बॉडी ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन कर लेगी। ठीक, हियर इंटरनल रीस्टोरिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड हाइड्रोलिक स्ट्रेस। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, इंटरनल जो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया जो है उसे हम बोलेंगे हाइड्रोलिक स्ट्रेस, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ठीक है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस हाइड्रोलिक स्ट्रेस इज इक्वल टू द हाइड्रोलिक प्रेशर। हाइड्रोलिक प्रेशर क्या है, अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया, अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रेस इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। एंड जो ये हाइड्रोलिक प्रेशर की वजह से, यानी कि हाइड्रोलिक स्ट्रेस की वजह से जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ है बाय द हाइड्रोलिक प्रेशर, इट इज़ कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन, जिसको हम डिफाइन करते हैं डेल्टा V अपॉन V। यानी कि ये वॉल्यूम है, पूरा वॉल्यूम इसका V है। जब इस पर प्रेशर लगा, ये अंदर की ओर कुछ जाएगा तो मान लिया वो डेल्टा V इसमें चेंज आया है, ये डेल्टा V हो गया है। तो डेल्टा V अपॉन फुल जो पूरा इसका वॉल्यूम है उसको हम बोलेंगे वॉल्यूम स्ट्रेन। अब हम यहाँ पर मैं आपको एक जनरल चीज़ बता देता हूँ कि ये स्ट्रेस और स्ट्रेन होते क्या हैं। स्ट्रेस और स्ट्रेन जो क्या है, अगर हम किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं उसकी वजह से जो फोर्स पर यूनिट एरिया या पर यूनिट वॉल्यूम जो लगता है उसको हम बोलेंगे कि स्ट्रेस आ गया है। ठीक है, अब इस स्ट्रेस की वजह से, चाहे वो किसी भी तरीके का स्ट्रेस हो, इस स्ट्रेस की वजह से बॉडी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स रीस्टोरिंग, अपनी शेप एंड साइज को रीस्टोर करने के लिए इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही बल लगाती है। उस इक्वल एंड अपोजिट जो रीस्टोरिंग जो फोर्स जो लग रहा है
उसकी उसकी वजह से हमें जो है स्ट्रेन मिलते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? स्ट्रेस और स्ट्रेन जो हमने लगाया फोर्स पर यूनिट एरिया या पर यूनिट वॉल्यूम या जो भी हो, जिसकी वजह से किसी भी मटेरियल की डायमेंशन चेंज हुई है, बशर्ते कि वो रीगेन कर ले अपनी बॉडी को, उस केस को हम पढ़ रहे हैं। तो जो हमने फोर्स पर यूनिट एरिया लगाया है, उसकी वजह से बॉडी पर स्ट्रेस आ जाता है। ठीक है, जैसे कि आपके मार्क्स कम आए और आपको आप पे जो है एक सामाजिक या इंटरनल साइकोलॉजिकल एक फोर्स पर यूनिट एरिया लग जाता है, जिससे आपको सिर दर्द या आपको बड़ा पैसिमिस्टिक हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो वो हो गया स्ट्रेस। उसके लिए क्या करते हैं आप? सोते हैं। तो उस जो आपने जो आपका जो ये लगा सोते हैं तो आप अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज़ को रीगेन कर लेते हैं, यानी कि फ्रेश हो जाते हैं। तो जो स्ट्रेस जो आया है उसकी वजह से इक्वलेंट अपोजिट डायरेक्शन में आपको जो है एक जो रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, इस फोर्स की वजह से आपकी जो बॉडी में स्ट्रेन आ जाता है, इसी तरह मटेरियल में स्ट्रेन आ जाता है। ठीक है, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे से संबंधित हैं, अकेले नहीं हो सकते हैं। ठीक, 8.3 पर आते हैं, दैट इज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, ठीक, तो ये बोलता है इट इज एप्लीकेबल अप्लाइड ओनली टू ध्यान रखना, ओनली टू स्मॉल डिफॉर्मेशन, स्मॉल डिफॉर्मेशन। तो अभी तक जो हमने ऊपर जो केस पढ़े हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम स्मॉल डिफॉर्मेशन के ही पढ़े हैं, यानी कि ऐसा स्ट्रेस लगाया जाए जिससे कि बॉडी अपनी पुरानी जो शेप एंड साइज़ है या डायमेंशन है उसको रीगेन कर ले। तो यहाँ पर भी यही बोलता है, हुक्स लॉ बोलता है दिस लॉ इज़ अप्लाइड ओनली टू द स्मॉल डिफॉर्मेशन। दूसरे शब्दों में कहें कि ये ऐसी जगह लगाया जाता है जहाँ पर जो है ये फोर्स लगने के बाद वो बॉडी या मटेरियल अपनी शेप एंड साइज को रीगेन कर ले। तो व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू ए बॉडी एंड डिफॉर्मेशन इज स्मॉल इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज, then for small deformations the stress and strain are proportional to each other। हुक्स लॉ ये बोलता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और स्मॉल डिफॉर्मेशन होता है तो उस केस में स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, तो शब्दों में कैसे, और यही इसी चीज़ को स्मॉल डिफॉर्मेशन के लिए स्ट्रेस एंड स्ट्रेन प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, इसी चीज़ को हम बोलते हैं हुक्स लॉ। दिस इज कॉल्ड हुक्स लॉ। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करेंगे? फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन व्हेन force is applied, then stress and strain are proportional to each other. This is known as Hooke's law. So stress is proportional to strain। और इसे कैसे लिख सकते हैं? स्ट्रेस इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई स्ट्रेन। और के क्या है? के है आपका कांस्टेंट है, जिसे हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहाँ तक मैंने सिर्फ जो कवर किया है वो ऐसे केसेस को कवर किया है कि जहाँ पर डिफॉर्मेशन स्मॉल है, अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए, जो फोर्स पर यूनिट एरिया की वजह से हमें स्ट्रेस मिलता है, और इस स्ट्रेस की वजह से बॉडी में स्ट्रेन आता है, जो इक्वल एंड अपोजिट, जो कि रीस्टोरेशन फोर्स होता है। जो रीस्टोरेशन फोर्स जो इक्वल एंड अपोजिट है उसकी वजह से स्ट्रेन आता है। अगर एक्सटर्नल फोर्स को हम हटा लें
तो बॉडी रीशेप हो जाएगी, यानी कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। ओके, थैंक यू एंड हैव नाइस टाइम। अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कि अगर ये फोर्स ज़्यादा बढ़ाते हम चले जाएं धीरे धीरे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ओके, थैंक यू एंड हैव नाइस टाइम।